हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप मैथ, साइंस या फिर हिंदी, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप जो है चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है। ठीक है, तो देखिए किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिला का गुहार मोती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल जो है सियाचिन ग्लेशियर और जो है उरडोक ग्लेशियर के बीच एक उच्च बिंदु है। यह बिंदु जो है पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार जिला के सबसे दक्षिणी स्थल है। यह स्थल 26 दिसंबर 2004 के सुनामी से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और देखिए इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 45 मिनट और 38 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ये स्थान है, और कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कृष्णा जो है डेल्टा कहाँ है? कृष्णा डेल्टा, तो इसका ए ऑप्शन पूरब तटीय मैदान में। कृष्णा डेल्टा पूरब तटीय मैदान में है। कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में स्थित है। भारत के पूरब तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में उपस्थित प्रमुख डेल्टा है महानदी डेल्टा ओडिशा में है, गोदावरी डेल्टा ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा डेल्टा ये भी आंध्र प्रदेश में है, एवं कावेरी डेल्टा ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल सुवाई पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में है? बी, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो कल सुवाई पर्वत चोटी है, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कल सुवाई उत्तरी सह्याद्री पर्वत के महाराष्ट्र हिस्से की सबसे ऊंची चोटी है, और कल सुवाई को महाराष्ट्र के एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कल सुवाई चोटी की ऊंचाई जो है समुद्र तट से 1646 मीटर है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? सी ऑप्शन सतलुज। तो देखिए नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना 2004 ईस्वी में तैयार हो गया है। आधिकारिक तौर पर इस परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा 28 मई 2005 को किया गया है। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी पनबिजली संयंत्र है। नेक्स्ट कहता भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है निम्न में से किससे होती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा बी ऑप्शन। तो देखिए यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। भारत में लगभग 74% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में लगभग 13% वर्षा जो है प्रत्यावर्ती मानसून से होती है। भारत में लगभग 10% वर्षा मानसून एवं जो है स्थानीय चक्रवाती वर्षा से होती है। अब देखिए कि भारत में लगभग 3% वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ड्रग या झंपो सिंचाई पद्धति जो है किस स्थानीय क्षेत्र की है? डी ऑप्शन। तो ड्रग या झंपो सिंचाई पद्धति जो है ब्रह्मपुत्रा घाटी के पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी क्षेत्र से में प्रचलित है। ड्रग या झंपो सिंचाई पद्धति कम दूरी का सिंचाई माध्यम है। इस पद्धति के तहत धान के खेतों को बांध से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है कि असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से जुड़ती हैं? तो देखिए 37 का होगा ई ऑप्शन। तो उपयुक्त में से कोई विकल्प जो है सही नहीं है। देखिए जो असम राज्य की सीमा भारत के अन्य राज्यों की सीमा से जुड़ते हैं, यह असम राज्य की सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती हैं। ठीक है, असम 7 बहन राज्यों के मध्य में स्थित एक राज्य है। असम की सीमा जो है 7 सिस्टर्स राज्यों के अन्य 6 राज्यों से मिलती है। साथ ही साथ असम की सीमा जो है पश्चिम बंगाल राज्य से भी जो है मिलती हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है असम राज्य की सीमा भारत के अन्य 7 राज्यों से लगती है। असम राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से लगती हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है
38 का था केरल की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? केरल की सबसे लंबी सीमा, तो केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा जो है तमिलनाडु के साथ लगती है, यानी बी ऑप्शन। तो केरल राज्य की सबसे लंबी सीमा तमिलनाडु के साथ लगती है। केरल राज्य की स्थानीय सीमा सिर्फ दो राज्यों तमिलनाडु एवं कर्नाटक से मिलती है। केरल के उत्तर में कर्नाटक, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु राज्य स्थित है। केरल के पश्चिम में अरब सागर। केरल का तट मालाबार तट है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का सबसे पहले आगमन केरल में होता है। जून माह के आरंभ में ही दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, दामोदर नदी से संबंधित सही तथ्य या जो है सही तथ्यों की पहचान जो है कूटों की सहायता से करना है। तो देखिए 39 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन। तो दामोदर नदी से संबंधित सभी तथ्य क्या हैं? सही है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के पलामू जिला से होता है। बराकर, बोकारो और कोनार एवं जमुनिया ये सभी दामोदर की सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती हैं, अतः दामोदर नदी हुगली की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की चयन करें। तो देखिए 40 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा डी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार क्षेत्र में जो है सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ। सन्यासी विद्रोह का सामान्य काल जो है 1763 से 1800 ईस्वी बताया जाता है। 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत ने बंगाल सूबा के प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया। 1765 से बंगाल बिहार में शुरू द्वैध शासन प्रणाली से बंगाल बिहार में ब्रिटिश शासन का जो है शोषण काफ़ी बढ़ गया था। अब देखिए कि सन्यासी विद्रोह आरंभ होने वाला एक मुख्य कारण तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 41 है कि हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 41 का होगा सी 1882। हंटर शिक्षा आयोग वर्ष 1882 ईस्वी में गठित किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी के पश्चात भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा आवश्यक सुधारों के सुझाव के लिए जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने जो है विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था, जिसे हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए उसी वर्ष 1919 में तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया, जिसे भी हंटर समिति के नाम से जाना जाता है। 1882 के हंटर आयोग के अध्यक्ष विलियम विल्सन हंटर का जन्म 15 जुलाई 1840 ईस्वी को ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के ग्लासगो में हुआ था तथा उसकी मृत्यु 6 फरवरी 1900 को यूके के ओकेन में हुई थी। विलियम विल्सन हंटर भारत में सिविल सर्वेंट के रूप में कार्यरत थे तथा वे एक शिक्षाविद तथा लेखक भी थे। 1919 के हंटर समिति के अध्यक्ष विलियम हंटर ने 1919 के हंटर समिति का औपचारिक नाम जो है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी जो है रखा था। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? सी ऑप्शन राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक राधाकांत देव थे। राधाकांत देव अनेक भाषाओं के विद्वान, हिंदू संस्कृति के मूल स्वरूप के संरक्षण के पक्षधर एवं विचारक थे। राधाकांत देव ने जो है शब्द कलमद्रुम नामक संस्कृत भाषा के अनुवादिक महाशब्द कोश की रचना की थी। राधाकांत देव धर्म सभा तथा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए कि राधाकांत देव की धर्म सभा द्वारा 19वीं सदी के समाज सुधार एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के उन गतिविधियों का विरोध किया गया था जो हिंदू धर्म के पारंपरिक स्वतंत्र जो है स्वरूप को बदलने वाले थे। राधाकांत देव राजा राम मोहन राय के सती प्रथा विरोधी आंदोलन के विरुद्ध में थे।
क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए ऑप्शन डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। वायसराय डफरिन का कार्यकाल 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक था। कांग्रेस की स्थापना पर सुरक्षा कवच सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया। कांग्रेस शब्द जो है दादा भाई नौरोजी के अनुरोध पर लिया गया। तो याद रखना है कि कांग्रेस शब्द जो है ये दादा भाई नौरोजी के अनुरोध पर लिया गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 44। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा एवं चौथा अधिवेशन 1887 एवं 1888 ईस्वी में क्रमशः मद्रास में एवं इलाहाबाद में आयोजित हुआ। फिर है कि कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी एवं चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। फिर है बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हुए, जबकि जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती हैं? बी ऑप्शन भिकाजी रुस्तम कामा। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाती हैं। भिकाजी रुस्तम कामा का जीवन काल 1861 ईस्वी से 1936 ईस्वी का था। भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म एवं मृत्यु बॉम्बे में हुआ था। भिकाजी रुस्तम कामा का जन्म बॉम्बे के संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। मैडम कामा लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण करके भारत की स्वतंत्रता के मांग को विश्व के सामने रखा तथा इसके पक्ष में विश्व समुदाय का जो है ध्यान आकर्षित किया। मैडम कामा विदेश से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सक्रिय रूप से काम किया। मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 1907 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज को फहराया था। मैडम कामा लंदन में भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर काम की थी। उसके बाद है कि मैडम कामा ने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। मैडम कामा अपने इलाज के क्रम में वर्ष 1902 में लंदन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है कभी संबंध नहीं रहे? तो देखिए हर सैयद अहमद, इसका जो है सी ऑप्शन सर सैयद अहमद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो है कभी संबंध नहीं रहे थे। सैयद जो है अहमद का जीवन काल 1817 से 1898 ईस्वी का था। सैयद अहमद खां जो है पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित थे। सैयद अहमद खां का मानना था कि भारतीय मुस्लिम समुदाय की आधुनिक पश्चिमी शिक्षा से जुड़ना चाहिए। सैयद अहमद मुस्लिम समुदाय में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए हमेशा तत्पर रहे थे। 1875 में सैयद अहमद खान के अलीगढ़ में एक मुस्लिम स्कूल स्थापित किया गया था जो आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर आधारित था। 1875 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खान का द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान मदरसा तुल उलूम 1877 ईस्वी में मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया। 1920 में यह शिक्षण संस्थान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ। हकीम अजमल खान ने दिल्ली में चिकित्सा की शिक्षा के लिए जो है तिब्बी कॉलेज स्थापना की थी। फिर है अजमल खान दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, अच्छा एक मिनट, खान अब्दुल गफ़ार खान का जीवन काल जो है 1890 से 1988 ईस्वी का रहा था। देखिए खान अब्दुल गफ़ार खान के बच्चा खान
बादशाह खान एवं सीमांत गांधी नामों से जो है जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान गांधीवादी विचार के पोषक थे। खान अब्दुल गफ्फार खान धर्म के आधार पर देश के विभाजन के जो है घोर विरोधी थे। खान का जन्म उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी खैबर पख्तूनिया में 6 फरवरी 1890 को हुआ था। अब्दुल गफ्फार खान को 1987 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि भारत में किसानों के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित जो है सही तथ्य का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है भारत में किसानों के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित तथ्य सही हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म 1889 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के देवा गांव में हुआ था। कथा कम उम्र में ही स्वामी सहजानंद ने संन्यास धारण कर गृह त्याग कर दिया और स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्म भूमि मुख्य रूप से बिहार रही थी। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पटना के निकट बिहटा में अपना जो है आश्रम स्थापित किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा को जो है स्थापना की। 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए। स्वामी जी ने 1937 से 38 ईस्वी में बिहार में बकास्त आंदोलन की संगठित किया था। स्वामी सहजानंद ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े थे। स्वामी सहजानंद ने हुंकार पत्र का प्रकाशन किया। इनका बचपन का नाम नवरंग राय था। 26 जून 1950 को पटना में स्वामी सहजानंद स्वामी की जो है मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का जो अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है, जिसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 48 का होगा सी, अनुच्छेद 19(1) सी। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) सी अर्थात अनुच्छेद 19 के खंड जो है क्लॉज फर्स्ट के उपखंड सी के द्वारा प्रत्येक नागरिक को संगम या संघ या जो है सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 19(1) सी में सहकारी समिति को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49। अब देखिए 49 है कि अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों की में ऐसी घोषणा के कितने समय सीमा में अनुमोदित हो जाना चाहिए? 49 का होगा बी, 2 माह। तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपात को संसद के दोनों सदनों से 2 माह के अंदर अनुमोदित हो जाना अनिवार्य होगा। फिर है वित्तीय आपात का प्रावधान USA से लिया गया है। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 18 के भाग अनुच्छेद 352 से 60 के मध्य आपातकालीन उपबंध जो है किया गया है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मुद्रास्फीति की स्थिति में सामान्य रूप से उपस्थिति रहता है। डी ऑप्शन। तो देखिए मुद्रास्फीति की स्थिति उसे कहते हैं जब बाजार में मुद्रा की मात्रा में जो वृद्धि हो गई हो परंतु मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी आ गई हो। मुद्रास्फीति का स्थिति में वस्तु एवं सेवा की कीमत में वृद्धि की जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति में बाजार जो है सक्रियता जो है बढ़ी रहती है। फिर है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में उत्पादन में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति के कारण रोजगार की संभावना बढ़ती है। मुद्रास्फीति एक सीमा तक ही सही है। अर्थव्यवस्था में गति बनाए रखने, रोजगार सृजन, जीवन स्तर में वृद्धि, आधारभूत संरचना में विकास, इन सभी उद्देश्यों के लिए एक विकासशील अर्थव्यवस्था को एक सीमा तक मुद्रास्फीति स्वीकारना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब देखिए नेक्स्ट। देखिए 51 है कि किसी विशिष्ट कूट भाषा में हाउ आर यू को सो मी लो, यू आर इंटेलिजेंट को दी लो मी और आर दे लेजी को मी का या
लिखा जाता है, तो कहता है इस भाषा में हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा, हाउ आर दे को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यदि गौर करें तो हाउ जो है यहाँ पे है हाउ, ठीक है। उसके बाद आर देखिए, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है, ठीक। तो इन दोनों में कॉमन कीजिए क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है सो मी लो, और यहाँ पे है लो, देखिए एल ओ लो, और यहाँ भी है एल ओ लो, ठीक है, एल ओ लो। तो यहाँ गौर करें तो देखिए लो की यदि बात करेंगे तो लो हो जाएगा किसके लिए, तो लो हो जाएगा आपको यानी एल ओ लो। तो यहाँ पे देखिए आर कॉमन है, आर कॉमन है, तो यहाँ पे भी आर है, ठीक है, यू आर यहाँ पे। तो इनमें कॉमन क्या है, देखिए इन दोनों में सो मी लो, और यहाँ पे है दी लो मी, दी लो मी, यहाँ पे यू भी कॉमन है, यू भी कॉमन है, ठीक है, यू भी कॉमन है और यू भी कॉमन है। इसका मतलब आर आई यू। तो देखिए आर और यू इन दोनों में से किसी एक के लिए जो है क्या हो सकता है, मी या लो, ठीक है, मी या लो, ठीक, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। फिर देखिए अगले में आर दे लेजी, आर, फिर देखिए यहाँ पे आर है, तो इनमें देखिए आर, इसमें क्या है हाउ आर, इसमें है मी, मी, इसका मतलब ये हुआ कि आर के लिए होगा मी और यू के लिए क्या होगा, लो, ठीक है। आर के लिए होगा मी और यू के लिए क्या होगा, तो लो होगा। हम देखिए लो होगा तो यू के लिए लो होगा। हमको कहता है हाउ आर दे का क्या होगा, ठीक है, हाउ आर दे, यानी लो जो है यानी यू के लिए लो है, तो यू इसमें नहीं है, तो ये तो ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें एल ओ लो है, ठीक है। अब देखिए या तो होगा ए या तो बी, नहीं तो डी भी हो सकता है। अब देखिए तो यू, ठीक है, यानी आर के लिए हो गया आपको क्या, आर के लिए हो गया मी, ठीक है, तो इस ऑप्शन में है और जो है पहले ऑप्शन में है। उसके बाद देखिए आर का हो गया हाउ और दे का, देखिए हाउ और दे, तो दे, अब देखिए दे किस किस में है, तो दे आपको यहाँ है, ठीक, और दे जो है आपको दे इसमें ही है, ठीक है, दे, तो दे इसमें है, तो इसमें मिलाइए मी और का या, मी का या, तो मी यहाँ भी है, मी यहाँ भी है, यानी आर के लिए मी हो गया, तो आर के लिए हो जाएगा मी, ठीक है। उसके बाद देखिए मी, और यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए सो, इस दोनों में कॉमन था लो मी, ठीक है। अब देखिए आर और यू के लिए तो कन्फर्म हो गया, इसका मतलब हाउ का क्या होगा, सो होगा, सो, तो एच ओ डब्ल्यू हाउ के लिए हो जाएगा आपको सो। तो देखिए सो मी इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में सो मी नहीं है, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। देखिए सो मी है और जो है सो मी है, और उसके बाद जो है आप यहाँ देखिए तो सो मी तो निकल गया, हाउ का हो गया आपको सो, ठीक है, और आर का क्या था मी, तो दे का क्या होगा, तो देखिए दे का, इसका मतलब दे का होगा आपको सी ए का, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 52 है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3500 में जोड़े जाने पर प्राप्त संख्या 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो क्या करेंगे, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इतना में जोड़ने पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपको कितना, तो इसका एलसीएम निकल जाएगा 3528, कितना निकलेगा 3528, ठीक है। इसका एलसीएम निकल गया 3528। अभिष्ट संख्या निकाल लीजिए, तो अभिष्ट जो संख्या निकलेगा ये निकलेगा 3528 माइनस में कितना, 3528 माइनस में 3500, यानी कितना निकल गया, तो 28 निकल गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात दे दिया गया है, ठीक है। रेत और रोड़ी का अनुपात जो है आपको दे दिया गया है, कितना है, तो 17:9, ठीक है, 17:9। और रोड़ी और सीमेंट का अनुपात दे दिया गया है, तो रोड़ी ये है और सीमेंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, सीमेंट, तो रोड़ी का 6 और सीमेंट का कितना है 17, ठीक है, रोड़ी का है 6, सीमेंट का है 17। तो मिश्रण में रेत सीमेंट का अनुपात क्या होगा, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो रेशियो निकलेगा वो रेत रोड़ी, ये निकलेगा रेत रोड़ी और सीमेंट का, रेत रोड़ी और सीमेंट। तो ये कैसे निकलेगा, तो इस 17 को 6 से गुना करेंगे, 17 छक्का कितना होगा 102 अनुपात, फिर 9 को 6 से, 9 छक्का 54 रेशियो, फिर जो है 9 को 17 से गुना करेंगे, तो 17 नामा कितना होगा 153, ठीक है, 17 नामा 153। यानी जो अभिष्ट अनुपात किसका निकालना है, तो हमको निकालना है रेत और सीमेंट का, तो रेत यहाँ है, सीमेंट यहाँ है, यानी 102 और 102 अनुपात 153, ठीक है, 102 और 53
की यदि बात करें तो देखिए 17 से कट जाएगा, 17 छक्का 102, 17 9 यानी 6 अनुपात कितना होगा 9, यानी इस फिर कट जाएगा 2 3 से, 3 दूनी 6 3 तिया 9 यानी 2:3, 2:3 यानी ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 3 संख्याओं का माध्य जो है 20 है, 3 संख्याओं का माध्य क्या है 20 है। इस आंकड़े वाले जो है समुच्चय का जो है परास है 12, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर 3, 3 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए माना कि सबसे छोटी संख्या यदि आप मान लेते हैं x, छोटी संख्या को क्या मान ले x मान ले, ठीक, छोटी संख्या x, तो दूसरी छोटी संख्या क्या होगा, दूसरी छोटी संख्या हो जाएगा आपको x+3। देखिए कहता है कि 3 संख्या का माध्य इतना है, आंकड़े वाले समुच्चय का परास 12 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्या के बीच 3 का अंतर है। यदि सबसे छोटी संख्या x है तो दूसरा सबसे छोटी संख्या होगा x+3, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपको x+12, क्योंकि इस आंकड़े वाले समुच्चय का परास है 12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या होगा 12, क्योंकि परास कितना है 12। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इन संख्याओं का योग जो है कितना हो जाएगा, 3 संख्या है तो 20 × 3 करेंगे, माध्य यदि 60 है तो कुल कितना होगा 60, 20 × 60, तो सबको जोड़ेंगे x + x, x + x+3 + x+12 बराबर 60, यानी x का मान कितना निकला 15, x का मान निकलेगा कितना 15, तो संख्या हो जाएगा आपको 15, फिर 15 × 3 = 18 और 15 × 12 कितना होगा, तो 27, ठीक है, तो संख्या निकल गया आपको 15 18 27, यानी 15 18 27, 15 18 27 सबसे बड़ी संख्या है 27। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 55, कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के दुगुना से 8 वर्ष कम होगी, ठीक है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है। तो यदि मान ले कि धरती की आयु जो है कितना है x, तो यूनिस की आयु क्या होगा 61 - x, ठीक है, क्योंकि योग है 61। तो देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि x प्लस, देखिए कहता है कि 3 वर्ष बाद, तो कितना होगा x+3, ठीक है, धरती की आयु x+3 हो जाएगा, और जो है यूनिस की आयु कितना होगा x - 61, ठीक है, x - 61। उसके बाद देखिए कि 3 वर्ष जो है बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से, तो देखिए 3 वर्ष बाद इसका आयु कितना होगा यूनिस का 61 - x+3। अब कहता है इसके दोगुने से 8 जो है वर्ष कम है, ठीक है, इसके दोगुने से 8 वर्ष तो कम है, तो -8 कर दिए, ठीक है, यानी ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे x + 11, इस 8 को इधर ले आएंगे तो x प्लस कितना होगा 11 बराबर हो जाएगा आपको 2 × 64 माइनस में x, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा कितना 39, कितना 39 निकल जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 56, कहता एक जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्यों में प्रति वर्ष 20% की दर से ह्रास होता है, ठीक, उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि उसका वर्तमान मूल्य जो है कितना है 12,288 है, तो 3 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। तो देखिए 3 वर्ष पहले कंप्यूटर का मूल्य यदि x मान ले, ठीक है, कितना मान ले x, तो कहता है कि यदि उसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष जो है पहले की बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x इंटू, फिर देखिए 20% की क्या हो रहा है ह्रास हो रहा है, ठीक है, 20% की ह्रास हो रहा है, तो होगा 80/100, फिर गुने 80/100, ठीक, फिर क्या होगा 80/100, और वर्तमान मूल्य कितना है तो है 12,288, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से x का जो मान निकल जाएगा ये निकल जाएगा 24,000, x का मान कितना निकलेगा 24,000, यानी ए ऑप्शन कितना निकलेगा 24,000। क्वेश्चन नंबर देखिए अब जो है 57, क्वेश्चन नंबर 57 है कि राम एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य 125, उसके अंकित मूल्य जो है 125 में से बेचकर विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर लाभ अर्जित करता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें, पुस्तक का
करेमूल ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए एमपी, ठीक है, एमपी और जो है यहाँ पे हम निकाल लेंगे एमपी। कहता है कि विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर लाभ और प्रॉफिट। तो एमपी यानी अंकित मूल्य और प्रॉफिट, इसका रेशियो निकाल लेते हैं और सीपी का रेशियो। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको देखिए 2/5 जो है कहता है बेचकर विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 2/5 के बराबर लाभ जो है अर्जित करता है बेचकर 2/5। इसका मतलब ये हो गया कि 2 हो जाएगा आपको प्रॉफिट, ठीक है, 5 क्या हो जाएगा, तो 5 होगा आपको एमपी। विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य किस पे होता है, तो ये होता है आपको किस पे, तो ये होता है एमपी पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है एमपी कितना होगा 5, तो एमपी 5 हो गया, प्रॉफिट 2 हो गया। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य होगा 5 - 2 यानी 3। ठीक है, 3 रुपये का क्रय मूल्य। ठीक है, तो 5, 2, 3। अब देखिए यहाँ पे यदि देखें तो अंकित मूल्य है 125, तो 5 यूनिट जो है 125 के बराबर है। ठीक, 5 यूनिट कितना के बराबर है, 125 के। तो 3 यूनिट का मान कितना हो, 3 यूनिट का मान निकाल लीजिए, बट्टा 5 × 3 कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 75। पुस्तक का कितना होगा, 75 यानी ए ऑप्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे क्रय मूल्य ही पूछ रहा था। ठीक, या नहीं तो आप क्या कीजिए, इसको दूसरी मेथड से बना सकते हैं कि पुस्तक का अंकित मूल्य जो है, पुस्तक का अंकित मूल्य है 125, तो लाभ क्या होगा, तो लाभ जो हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 125 का, कहता है कि बेचकर इतना रुपया में बेचकर, अंकित मूल्य 125 में बेचकर विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर लाभ होता है। तो इतना रुपया अंकित मूल्य 125 में बेचकर जो है विक्रय मूल्य के 2/5 के बराबर लाभ होता है। तो 125 का 2/5 निकाल लेंगे तो कितना होगा, 50। तो आप यहाँ पुस्तक का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, कितना होगा, 125 - 50 यानी कितना होगा, 75। तो ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करता हो। तो देखिए 50 में से 1 कम किया है, फिर 49 में से 2 कम किया है, फिर 3 कम किया है, फिर 44 में से 4 कम किया है, फिर 40 में से जो है 5 कम किया है, फिर 35 में से 6 कम करेंगे तो कितना होगा, 29। कितना होगा, 29। 29 में से 7 कम करेंगे तो 22। 29 में से 7 कम करेंगे तो 22, यानी इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्षार का रंग कैसा होता है, क्षार का रंग, बी ऑप्शन। तो देखिए फिनोल फेथलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला। क्षार का रंग कैसा होता है, तो फिनोल फेथलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा होता है, तो पीला होता है। ठीक है, पीला होता है। ठीक, यदि आप देखें फिनोल फेथलीन अम्लीय जो होगा रंगहीन होगा, क्षारीय गुलाबी होगा। मिथाइल ऑरेंज का जो अम्लीयता देखें तो लाल होगा, क्षारीय पीला होगा। हल्दी का देखें अम्लीय तो रंग पीला होगा और क्षारीय रंग लाल भूरा होगा। लाल लिटमस का जो अम्लीय होगा ये अप्रभावित होगा, क्षारीय पे नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला लिटमस पद का जो है अम्लीय लाल हो जाएगा और क्षारीय अप्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। एथेनॉल खाली स्थान के दौरान निर्मित होता है, बी ऑप्शन। खमीरों में अनॉक्सी शोषण क्रिया। तो देखिए एथेनॉल खमीरों में अनॉक्सी शोषण क्रिया के दौरान निर्मित होता है। अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि वायवीय शोषण ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है। ठीक, उसके बाद खमीर जो है एकल कोशिकीय वाले जीव है। खमीर क्या है, एकल कोशिकीय वाले जीव। अवायवीय शोषण में यदि फलों के रस में खमीर मिलाया जाता है तो शर्करा एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के उत्तरदायी है। 61 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए जल वाष्प, CO2 और CFC जो है रसायन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ने का कारण जो है बढ़ती दर से जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण CO2 का अधिकाधिक मात्रा में वायुमंडल में विमोचन हो रहा है। तीव्र गति से जो है वन विनाश के कारण जो है वन क्षति में ह्रास होने के कारण CO2 के उपयोग में निरंतर जो है कमी हो रही है।
क्वेश्चन नंबर अगर क्वेश्चन नंबर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि ग्रीन हाउस गैस से द्वारा होने वाले वैश्विक तापमान में लगभग 60% के लिए CO2 जिम्मेदार है। मीथेन गैस वायुमंडल के हरित गृह प्रभाव में 20% वृद्धि करती है। ओजोन परत क्षय का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन क्या है? इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को जो है वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी में s ब्लॉक तत्वों के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन वर्ग संख्या होता है। मेंडलीव के समय केवल 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव द्वारा जो है बनाई गई आवर्त सारणी में 9 वर्ग और 7 आवर्त थे। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 कहता है कि जो है वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा विकसित किया जा सकता है। डी ऑप्शन। तो देखिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा केला और गुलाब विकसित किया जा सकता है। वह पौधा पपीता है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। पपीता का खाने योग्य भाग मध्य फल भीति होता है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सरल फल जैसे पपीता, सेब इत्यादि। पुंज फल या समूह फल हो गया शरीफा, सदाबहार, स्ट्रॉबेरी। संग्रहित फल हो गया आपको कटहल, सहतूत, उसके बाद गुल्लर इत्यादि। फल के 2 अन्य प्रकार भी हैं जैसे सत्य फल और असत्य फल। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सत्य फल कहते हैं जैसे आम। और असत्य फल में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, बाह्य दल आदि भी भाग लेते हैं जैसे सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? 64 का सी, वनस्पतिक जनन। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे वनस्पतिक जनन कहा जाता है। वनस्पतिक जनन में पौधे के निम्न भाग उपयोगी हैं: जड़, तना, पत्ती, पत्रकंद, प्रकंद, धनकंद। ठीक है, उसके बाद है कंद। वनस्पतिक जनन और लैंगिक जनन है, जहाँ देखिए जड़ों द्वारा वनस्पतिक जनन होता है। एस्पेरेगस, डेलिया और शकरकंद। पत्तियों द्वारा वनस्पतिक जनन होता है, बायोफाइलम, बेगोनिया एवं कुछ फर्न। नेक्स्ट है कि जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की ओर उत्प्लावन बल खाली स्थान है। सी ऑप्शन, वस्तु के वजन से कम होता है। जब कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर द्रव का ऊपर की उत्प्लावन बल जो है वस्तु के वजन से क्या होता है? कम होता है। वजन से क्या होता है? कम होता है। उसके बाद देखिए कि जब किसी उत्क्षेप में कोई वस्तु तैरता है तो उसका जो है घनत्व उस द्रव से कम होता है। कम घनत्व वाला वस्तु अधिक जो है घनत्व वाले द्रव में जो है तैरता है। नदी का जल समुद्री जल के कम घनत्व धारक होते हैं। इस कारण जो है समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा क्या होता है? सरल होता है। ठीक है, पानी से कम घनत्व के कारण तेल, पेट्रोल आदि जल के ऊपर तैरता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए जो है 66 है कि निम्नलिखित में से किसके मध्य जो है जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, रेलगाड़ी और हवाई जहाज। रेलगाड़ी और हवाई जहाज के मध्य जो है जड़त्व का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पे। ठीक है, न्यूटन का प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, जड़त्व का उदाहरण है जैसे कंबल को हाथ से जो है पकड़कर डंडे से पीटने पर, ठीक है, डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से कौन जो है एवरी वोट अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं?
तो 67 का राइट आंसर होगा सी, नवीन चावला। ठीक है, तो नवीन चावला जो है एवरी वोट अकाउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, उसके बाद गौर करें तो देखिए जैसे है इंडिया वर्सेज यूके के लेखक है सैयद अकबरुद्दीन। ठीक है, दिल्ली अ सोलोलुकी इसकी पुस्तक के लेखक है एस जो है मुकुंदन। ठीक है, उसके बाद है दी सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इस पुस्तक के लेखक है भास्कर चट्टोपाध्याय। फिर है नोज योर राइट्स एंड क्लेम देम, इस पुस्तक के लेखक है एंजेलिना जोली। ठीक है, उसके बाद है होम इन द वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक है अमृत सेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कि जब सिंध का विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 68 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो जब सिंध का जो है विलय हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो। 1843 में मिर्यानी के युद्ध में चार्ल्स नेपियर ने सिंध के अमीरों को जो है पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने सिंध विजय को अफगानिस्तान युद्ध से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है कि लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 लॉर्ड ऑकलैंड के बाद जो है भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, अस्ताना। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। तो वर्ष 1991 में अपनी आज़ादी से पहले कजाकिस्तान जो है सोवियत संघ का जो है हिस्सा था। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम जो है टेग्ने है। ठीक है, उसके बाद है दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कजाकिस्तान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो है परिदृश्य जो है ये देश है कजाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में जो है रूस और उत्तर पूर्व में चीन द्वारा पूर्व दक्षिण में जो है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और अरल सागर और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी है। तो देखिए 70 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी जया वर्मा सिन्हा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो जया वर्मा सिन्हा बनी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ बनी थी ये जया वर्मा सिन्हा। उसके बाद है कि रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बनी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आप मैथ का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं या अन्य सब्जेक्ट का तो आप जो है चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।